वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर्स की क्लास है और बड़ी फैंटेस्टिक लाजवाब क्लास होगी। और आप देखेंगे इसमें आज हम काफ़ी सारे ज्योग्राफी और इतिहास के क्वेश्चन भी साथ में करंट के साथ में जोड़ते हुए आपको बताएंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, क्लास देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देखिए, किस देश की जनसंख्या 2022 के वर्ष में 8 लाख कम हो गई है। देखो, जनसंख्या वैसे तो प्रत्येक देश की बढ़ रही है, लेकिन यहां पर एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या 2022 में 8 लाख कम हो चुकी है ना। तो आंसर आप लोगों को मालूम है, क्या आंसर है इसका जरा सोच के बताइए मुझे। चाइना, भूटान, नेपाल या फिर जापान। तो थोड़ा सा आप गैस भी कर सकते हो, आंसर तो मुझे बताना ही है ना। आंसर क्या है इसमें? आंसर बेटा जापान। आंसर है इसका जापान। जापान में जनसंख्या कम हो चुकी है 2022 में 8 लाख लोग कम हो गए हैं। नागरिकता जो है जापान की वो कम हो चुकी है ना। जो नागरिक हैं वो कम हो चुके हैं जापान के। जबकि अब देखिए एक पॉइंट है, 2022 में लगभग जापान में कितने प्रांत हैं, कितने प्रोविंस हैं? 47 प्रांत हैं। प्रांत कितने हैं? 47 प्रांत यानी प्रोविंस हैं। 47 प्रांतों में सभी में जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान के जो 47 प्रोविंस है सभी के सब में जो जनसंख्या वो कम हुई है। ठीक है, और एक और मजे की बात इसमें आप देख सकते हैं कि जो विदेशी आदमी हैं उनकी जनसंख्या वहां पर 10.7% बढ़ी है। ठीक है, 10.7% विदेशी आदमियों की जनसंख्या वहां पर बढ़ चुकी है। जबकि खुद के जो सिटीजनशिप है जापान की, वो जो सिटीजन है वहां के, है ना, वो वहां पर कम हो चुके हैं 8 लाख, है ना। बड़ी कमाल की बात है। अब थोड़ा सा मैं इसको ज्योग्राफी से भी जोड़ता हूँ, थोड़ा समझना। देखो, आप सबको मालूम है कि चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना कैपिटल बीजिंग है। चाइना की सबसे वहां पर लंबी नदी कौन सी? यांगसी। चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, जो कि एशिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर है। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भूटान की सबसे लंबी और बड़ी नदी है मानस, जो कि अपने इंडिया में असम में आती है और यह ब्रह्मपुत्रा नदी में आकर मिल जाती है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? करनाली। करनाली को ही घाघरा बोलते हैं। करनाली को ही घाघरा बोलते हैं। जापान में शिनानो। जापान में कौन सी? शिनानो। शिनानो वहाँ पर लंबी नदी है जापान के अंदर। जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी वाला सिटी है। कौन सा? टोक्यो। और जापान ही एक ऐसा देश है जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा 1945 में, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को वहाँ पर परमाणु बम का हमला किया गया था। 6 अगस्त को फैटमैन और 9 अगस्त को लिटिल बॉय वहाँ पर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनको आप साथ में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर में, ध्यान रखना। 2022 में कौन से देश की आबादी कम हुई? वो है जापान। भारत की फर्स्ट गेमिंग एकेडमी कहाँ पर खोली गई? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ओपन? तो इसका आंसर है, गैस कीजिए आप लोग, क्या उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश है या दिल्ली है? तो बेटा इसका आंसर है, आप लोगों ने गैस कर लिया, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहली बार गेमिंग एकेडमी खोली गई है। और इसमें क्या किया, इसमें जो 80% होंगे, 80% सीटें होंगी वो एमपी के लिए होंगी, जो खुद एमपी के हैं, है ना। और जो 20% सीटें आरक्षित होंगी वो बाहर के लिए होगी, अदर्स के लिए होगी। अदर्स के लिए होंगे, जो अदर स्टेट के होंगे उनके लिए होंगी। ठीक है, तो ये भारत की फर्स्ट गेमिंग एकेडमी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए, विश्व मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है कब? 30 जुलाई को। 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। 29 जुलाई को मैंने आपको बताया था टाइगर दिवस हमने पढ़ा था, है ना। 29 जुलाई को टाइगर दिवस हम पढ़ चुके थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या मैंने बताई थी, नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताए थे। थोड़ा जाके उस क्लास को देखिए, आपको सबको मालूम चलेगा। तो 30 जुलाई मानव तस्करी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने लिंग परिवर्तन व ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो देखो काफ़ी सारी कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिनमें इन चीज़ों को मान्यता दे दी गई है, लेकिन अभी हमारा खास मित्र जो है उसने लिंग परिवर्तन पर, ट्रांसजेंडर जो शादी है, जो मैरिज है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो आप समझ चुके होंगे हमारा मित्र कौन सा है, क्या ईरान है, क्या रसिया है, क्या चाइना है, क्या तुर्की है। तो इनमें से हमारा जो मित्र है वो आप सबको अलग से दिखेगा रसिया। रसिया में लिंग परिवर्तन पर और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रसिया के देखो, रसिया एक ऐसा देश है जो यूरोप के अंदर भी है और अपने एशिया के अंदर भी है ना, उसका ज़्यादा पार्ट एशिया के अंदर है। रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप के अंदर है। रसिया की कैपिटल कौन सी है? मॉस्को, जो कि यूरोप के अंदर है। रसिया के अंदर ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रेलवे, वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन, जो कि रसिया के अंदर है। रसिया के अंदर ही दुनिया में सबसे ठंडी जगह है जहां आदमी रहते हैं। जहां पर आदमी रहते हैं वहां पर सबसे ठंडी जगह रसिया के अंदर ही है, बरखोयास, जहां का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ना। वैसे सबसे ठंडी जगह आपसे अगर पूछता है तो आप बताओगे अंटार्कटिका में, जहां पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन आदमी जहां रहते हैं वहां सबसे ठंडी जगह साइबेरिया में, रसिया में बरखोयास्क वो जगह होगी। ओके, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ईरान की कैपिटल क्या है। अभी पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन, ईरान की कैपिटल तेहरान है। अपने जो भी आप नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो भी भारत का जिससे भी जो संबंध है, वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, एक बार ध्यान से सुन लें, जो स्टैटिक पॉइंट के तौर पर आपको याद करना है। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें सबका आपको कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए, सबके प्रेसिडेंट नेम आपको मालूम होना चाहिए, सबके पीएम आपको मालूम होना चाहिए, सबकी करेंसी, सबका फ्लैग, सबका जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर भी जिसमें भी हम शामिल हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित कर दिया है? देखो ये लंपी डिजीज, ये गाय के अंदर एक डिजीज, एक बीमारी है, जहाँ पर गायों के अंदर हमारी जो काउस हैं, हमारी जो गाय हैं, उनकी स्किन डिजीज होती है ये, उनमें आप फोड़े टाइप में देख सकते हो स्किन के अंदर। तो एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर ये घोषित किया गया है, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो ये कौन सा राज्य होगा? ये नागालैंड होगा, ये नागालैंड राज्य होगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? सबको मालूम है? नहीं मालूम ना। काफ़ी बच्चों को हमारे स्टेट्स की कैपिटल भी नहीं मालूम, काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज़ हैं, कितने यूनियन टेरिटरी होते हैं। तो काफ़ी को नहीं मालूम, तो थोड़ा जाकर इनके बारे में सोचिए। काफ़ी बच्चे तो ये सोचे बैठेंगे 29 ही स्टेट हैं, काफ़ी बच्चे ये सोचे बैठेंगे 7 ही यूटीज़ हैं हमारी, नहीं, बढ़ चुके हैं। देखिए हमारी यूटीज़ अब 8 हो चुकी हैं, ठीक है, 9 हो गई थी लेकिन फिर से हमारी 8 हो चुकी हैं, क्योंकि दमन एंड दीव में प्लस किया गया, दादर नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इसलिए हमारी जो यूटीज़ हैं वो 8 हो चुकी हैं। इनकी कैपिटल जाके याद कीजिए, जैसे कि नागालैंड की कैपिटल कौन सी है? कोहिमा। मणिपुर की कौन सी है? इम्फाल। मिजोरम की कौन सी है? आइजोल। तो ये इनकी कैपिटल भी याद कीजिए। और मणिपुर के अंदर देखो, मैं आपसे बात करूँ मणिपुर की, मणिपुर में भयानक हिंसा फैली हुई है। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और इस मुद्दे पर हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी घेरने की कोशिश की जा रही है। मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि देश में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, फिर से लोकसभा के अंदर हमारे संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। फिर से ये कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है? ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और ये किस मुद्दे पर बीजेपी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है? ये मणिपुर का मुद्दा है, जहां पर इतना ज़्यादा भयानक संघर्ष अभी चला हुआ है ना। तो मैंने आपको कई बार बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मणिपुर के अंदर एक तो मैतेई संगठन है, मैतेई जो जाति के लोग रहते हैं, जो कि हिंदू आबादी है, और वहाँ पर फिर कुकी आबादी के लोग हैं, लगभग 2 से 3% हैं, बहुत कम माइनॉरिटीज़ हैं, और वहाँ पर फिर नागा जनजाति के आदमी हैं। तो ये संघर्ष ज़्यादातर इनके बीच में है, मैती और कुकी के बीच में ज़्यादातर ये संघर्ष चला हुआ है, ठीक है। तो ये कुकी जो ट्राइब है वहाँ पर, ये ज़्यादातर ये माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ इसमें ईसाई संगठन हैं, ये ईसाई हैं ज़्यादातर इसमें, जो कि वहाँ पर इतना मुद्दा गर्म कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, इसमें ये इतनी गंदी चीज़ वहाँ पर हो चुकी है, इनको बोलने में भी हमें शर्म आती है। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कटघरे में यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया, वहाँ पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया अभी तक?
है ना। तो ये बात जरूर है, ठीक है। तो ये कहाँ पर चल रहा है, ये मणिपुर के अंदर चल रहा है, ठीक है। मिजोरम के अंदर, मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर, ये हमारे 7 सिस्टर हैं। 7 सिस्टर से बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, या तो यहाँ का डांस पूछेगा, या यहाँ का कोई टेम्पल्स पूछेगा, या यहाँ की कोई ट्राइब आपसे पूछ सकता है, या यहाँ से कोई रिवर्स आपसे पूछ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर और 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ये बच्चे ध्यान रखना। अगली क्लास जो मैं लेके आऊँगा वो स्टैटिक जीके की क्लास होगी, जो कि हमारे देश में जो टेम्पल्स हैं, जो क्लासिकल डांस हैं, फोक डांस हैं, उनकी क्लास जरूर आप देखिएगा, ठीक है। बहुत ही अगली क्लास जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और इन्हीं के ऊपर होगी, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो बेटा ये हर साल आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। हमारी जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स लेना होता है वो दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी इस दिवस की? 2010 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। 2010 में इनकम टैक्स डे की शुरुआत कर दी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान को 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। और काफ़ी इसमें क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एम्बेसडर अभी जो बनाए जा रहे हैं उन पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया किसको? आयुष्मान खुराना को। इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एडीबी ने इस वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी हैज एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेट लगाया है एडीबी ने, इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंटेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? तो इसका अनुमान लगाया है आप क्या अनुमान, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी यहाँ पर ग्रोथ रेट होने वाली है अब की बार? आपका आंसर सोच लिया आप सब बच्चों ने? मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। आंसर है इसमें 6.4 आंसर ए। अब की बार जो एशियाई विकास बैंक है उसने अनुमान लगाया है कि इसका अनुमान रहेगा ग्रोथ रेट का 6.4। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एडीबी का जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है? वो है मनीला में। कहाँ पर है? वो है मनीला में। मनीला किधर है? ये है फिलीपींस में, ठीक है ना। मनीला कैपिटल फिलीपींस की, यहाँ पर ये मुख्यालय मनीला है किसका? एडीबी का, जो कि हमारा ग्रोथ रेट बताई है एडीबी ने कितना अब की वर्ष 6.4% की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ? तो इसके ऑथर हैं बेटा कस्तूरी रे। इसके ऑथर हैं कस्तूरी रे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है और इसके राइटर कौन है? कस्तूरी रे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दोनों जो राइटर हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक थी पागलखाना, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक पागलखाना को पिछले साल 2022 में व्यास सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान से इसको सम्मानित किया जा चुका है। कौन सी पुस्तक? पागलखाना। शिव शंकरी की भी पिछले साल एक पुस्तक आई थी सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था। सरस्वती सम्मान किनको दिया गया था? शिव शंकरी को दिया गया था 2022 का ही। बहुत इंपॉर्टेंट ये किताबें हैं, पुस्तक हैं, इनके पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इनको जरूर याद कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सेमीकंडक्टर एक प्रकार से ये मोबाइल का होता है, जो ऑटोमोबाइल होता है उसके लिए होता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर
जो हमारा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो सेमीकंडक्टर हमारा होता है उसमें यूज होता है, ठीक है ना, ये बच्चे ध्यान रखना। और ये मुद्दा आजकल काफ़ी चला हुआ है सेमीकंडक्टर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कौन से देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए समझौता किया है? तो इस देश का नाम है क्या? क्या भूटान है, क्या जापान है, या फिर नेपाल है? तो बेटा इसका आंसर है जापान। जापान के साथ हमने समझौता किया है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है ना। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये यूज होता है सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा मैं इसको ज्योग्राफी से जोड़ता हूं। जो भूटान है, यहाँ भूटान की मुख्य नदी मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले ही, कौन सी है? मानस। और मानस नदी असम में आकर भूटान से आती है, असम में आती है। भूटान से कहां पर आएगी? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। जहां ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती, वहां पर ही मानस नेशनल पार्क भी है। भारत में मानस नेशनल पार्क कहां पर है? असम के अंदर है। जापान की शिनानो वहां पर जापान में बहुत लंबी नदी है। नेपाल की लंबी नदी कौन सी है? कर्नाली, जिसका नाम घाघरा भी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, फिर से मैंने रिपीट किए हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? आंसर है जापान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिए और नोट कीजिए बेटा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत ही जल्दी मिलते हैं, बहुत ही फ्रेश क्लास, फैंटास्टिक क्लास, स्ट्रेटेजी की क्लास होगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।